बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलामुन अलैकुम। आपका मेज़बान हसन आसिफ एक बार फिर आपके सामने मौजूद हूँ अपने स्पेशल और एक्सक्लूसिव प्रोग्राम पैगाम फ़ख्र वतन के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, ये हमारा प्रोग्राम ख़ास कर एजुकेशन के हवाले से है, क्योंकि आजकल अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और इस कंपटीशन भरे दौर में अगर हमको ज़िंदगी में कुछ करना है और कुछ करने की चाह है, वो कहते नहीं कि हाउ टू सक्सेस, हाउ टू बिलीव टू अदर्स पीपल्स हु दे आर जस्ट डूइंग अ गुड जॉब इन ऑल ओवर वर्ल्ड। सो हमको किस तरीके से ज़िंदगी गुजारना है, किस तरीके से अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करना है, इन्हीं सारी बातों पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे आपकी और हमारी एक खूबसूरत और बेहतरीन पर्सनालिटी के साथ, मेजर SM जाफरी साहब के साथ, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और कुछ अहम सवाल होंगे जिनके जवाबात देने के लिए मेजर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं सर का, जो हमारे सामने स्टूडियो में मौजूद है। सर सलाम। वालेकुम सलाम। सर, मेरी आपसे मुलाकात दूसरी बार है, और यूँ तो आप और हमारे चैनल विन के दूसरे भी एंकर्स के साथ प्रोग्राम्स आपने माशाल्लाह बहुत सारे किए हैं, लेकिन फिर भी एक प्रोटोकॉल है कि स्टूडेंट्स हो या फिर पेरेंट्स हो, उनको किस तरीके से गाइड करना है, किस तरीके से हमें उनको बताना है कि ज़िंदगी में कैसे कामयाबी हासिल करें। उससे पहले हम चाहेंगे एक छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप अपने बारे में हमारे व्यूवर्स को, नाज़रीन को बताएं। अपने बारे में इंट्रोडक्शन का यही है कि प्राइमरी एजुकेशन हुई वो माशाल्लाह कानपुर से शुरू हुई माशाल्लाह, और फिर वो झांसी पोस्टिंग हुई तो 3 साल झांसी रहे, नागपुर हुई 2 साल नागपुर रहे। और फादर के हमारे एक बहुत सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाली एटीट्यूड थी, जिसकी वजह से उन्होंने हमको हर शहर के बेस्ट स्कूलों में पढ़ाया। अब प्राइमरी एजुकेशन हमारी 6 तक नागपुर में ख़त्म हो चुकी थी। वापस आ गए डिप्यूटेशन से, रेलवे से, तो इलाहाबाद पोस्टिंग हुई जी। वहाँ मौका मिला हाई स्कूल तक और फिर उसके बाद इंटरमीडिएट इलाहाबाद से करने का जी। तो हमारा लास्ट स्कूल इलाहाबाद का बड़ा मशहूर है, सेंट जोसेफ इलाहाबाद। वहाँ से वो करके लखनऊ उनकी पोस्टिंग हुई, तो हम यूनिवर्सिटी में 1 साल रहे जी, लखनऊ यूनिवर्सिटी में, और हम फिर फौज में सेलेक्ट हो गए थे जी। और 70 में हम फौज में चले गए जी। 71 में फौज में कमीशन मिला, तो अब ये फौज वाला दौर शुरू हुआ जी, कि जब कमीशन मिला तो सर मुंडाते ओले पड़ने वाली बात थी कि 71 की लड़ाई हो गई, उसमें शरफ मिला अपनी कंट्री की तरफ से फाइट करने का, बांग्लादेश बनाने में। और वो फौज की नौकरी थी, उसने कुछ ऐसा दिया सारे शोबों में जी, कि जो इंसान को ज़िंदगी भर मतलब मोटिवेट भी करता है और बहुत कुछ सिखाया जी। तो नतीजा क्या हुआ कि अभी उसका रिपरकशन ये था कि हमारे साहबजादे भी बस 1 ट्रैक माइंड की फ़ौज में ही आना है, वो भी फिर फौज में चले गए, कर्नल हैं। वेरी गुड। और लास्ट ईयर बांग्लादेश में हम लोग वॉर वेटरन्स बुलाए गए थे, गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश के मेहमान बन के गए थे, सिर्फ इसलिए कि साहब आपने हम लोगों को आज़ादी दिलाई। और जो इस्तकबाल और लुक आफ्टर हुआ है, हम लोग करीब 20 ऑफिसर थे 71 के वेटरन्स, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी सबके। तो फौज में रह करके नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ऊपर नीचे काफ़ी हुए। ये फौज की एक बहुत बड़ी देन थी कि हमको आर्मी में कोर ऑफ इंजीनियर्स अलॉट हुई थी माशाल्लाह। और वो कोर ऑफ इंजीनियर्स में जाने की वजह से हमें इंजीनियरिंग डिग्री करना थी, ओके। वो हमको फौज ने करवाई। तो इंडिया का एक बेहतरीन इंस्टीट्यूशन है कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, पूना, ओके। वहाँ हमने इंजीनियरिंग डिग्री की और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा स्ट्रक्चर्स में करने को मिला 1 साल बाद। और उसकी वजह से वर्क सर्विसेज में कुछ डेपुटेशंस मिले, बॉर्डर रोड्स में सड़कें बनवाई मेघालय में जी। और एक बहुत बड़ा स्टेशन था, उसके गैरिसन इंजीनियर बनने का मौका मिला, जहाँ पे सब वाटर सप्लाई और अकोमोडेशन बनाना, प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करना। तो तजुर्बा फौज का बेहतरीन था माशाल्लाह। अगर हम, ये तो खैर पूरा देश जानता है, और किसी भी देश की खैर आर्मी हो, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, बहुत खूबसूरत कंट्री है और बहुत खूबसूरत मोती हैं यहाँ पर हिंदुस्तान में, एक से उसी में से एक आप भी हैं माशाल्लाह से। आपने बड़ा स्ट्रगल किया ज़िंदगी में, बग़ैर स्ट्रगल के कोई चीज़ इतने आसानी से हासिल नहीं होती। जैसे अभी आपने बताया, जो चीज़ें आप
लेके आए यहाँ तक, हम चाहेंगे वही आपने जो किया वो एजुकेशन के ज़रिए, इल्म के ज़रिए। अगर हम एजुकेशन के ओवरऑल पर्सपेक्टिव की बात करें तो आप स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को क्या बताना या क्या हिदायत देना चाहेंगे, ये हमारे ख़ासकर नाज़रीन को बताएं। पहले तो इसके जो फौज से प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले लिया था 1992 में। अच्छा। 22 साल नौकरी करके 42 इयर्स की एज में, बच्चे हमारे छोटे थे। जो हमने फौज में सीखा उसके बाद जो बाहर उसका एप्लीकेशन रहा जी, वो मेरे ख्याल से ऐड करना ज़रूरी, इससे पहले कि हम इसके बारे में बात नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। क्योंकि उसने हमको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अच्छी पोस्टों के ऊपर हमको सीनियर ओहदे मिले, और एक तो उसके साथ आउट ऑफ द बिल्कुल ब्लू एक हाईवे सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ बनने का मौका मिला, जहां एम्बुलेंसेस लगवाते थे हाईवेज के ऊपर, बॉम्बे के बाहर और दिल्ली के बाहर जी। उसके बाद 97 ऑनवर्ड्स जी टिल अबाउट 2017 जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बूम हुआ हिंदुस्तान में जी, मनमोहन सिंह साहब के टाइम पे इकॉनमी ओपन हुई जी। उसके अंदर सड़कें, हवाई अड्डे, पोर्ट्स, ब्रिजेस बड़े बड़े, सारी सड़कें चौड़ी होने लगी। तो वो जो बना, तो उसमें उस वक़्त हम इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी में इन्वॉल्व हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के। और उसकी वजह से ये हुआ कि मल्टीनेशनल्स के साथ इंटरेक्शन होता था, वर्ल्ड बैंक का पैसा आता था, एशियन डेवलपमेंट बैंक का पैसा आता था। उन प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होने की वजह से बड़े बड़े मल्टीनेशनल के साथ मिलके बड़े प्रोजेक्ट्स करने का मौका मिला। और 2001 ऑनवर्ड्स फिर हमको मल्टीनेशनल जी में नौकरी करने का इन लोगों ने हमें खींच लिया। तो कुछ साल हम एक हॉलैंड की कंपनी में काम कर रहे थे एज डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर। कुछ साल हम एक स्पेनिश कंपनी के साउथ एशिया हेड रहे जी। और उसके बाद सबसे जो जिसे कहते हैं क्राउन था जी, वो एक कंपनी है एसेंसी लैवलिन, जो दुनिया की आज भी सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंसी कंपनीज में से है। हम उसके प्रेसिडेंट बने, इंडिया वाले, इंडिया आर्म के प्रेसिडेंट बने जी। और जो उसने एक्सपोजर दिया उसका कोई जवाब ही नहीं है। इंडिया में करीब 90 प्रोजेक्ट्स थे अक्रॉस द कंट्री, और बाहर अब्रॉड बांग्लादेश में भी हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। काफी एक्सपीरियंस आपका रहा है, माशाल्लाह में भी चल रहा है हर फील्ड। ये इसलिए बताना जरूरी समझा कि जब बच्चों के लिए कुछ कहेंगे, बहुत अच्छी बात, और किसी जॉब से रिलेटेड बात करेंगे तो उसको कॉन्टेक्स्ट में करवाएंगे। खाली ये नहीं सोचेगा कोई कि ये तो फौजी अफसर हैं। बहुत अच्छी बात है ना, बिल्कुल। 22 साल फौज का है, और जो मैच्योर स्टेज का है वो 27 साल प्राइवेट सेक्टर का है। तो हर तरह का, और रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स, इंजीनियर, चीफ लोगों ने साथ नौकरी की है जी। तो इस वजह से आगे का क्वेश्चन जो है आपका जी, वो अब जी बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही। क्योंकि जो कुछ भी, जैसे मैंने पिछली बार का वही फिर कहूँगा कि एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस। अगर हमको तरक्की करना है तो एजुकेशन के ज़रिए, ओवरऑल पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो उसमें हम चाहेंगे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या उनके जो पेरेंट्स हैं उनको क्या हिदायत देना चाहेंगे खासकर। अच्छा, ये एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, इस पे खुद एक एपिसोड बन सकता है जी। और ये एक बहुत जनरल फॉर्म में कुछ कहा जा सकता है कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत शुरू से बहुत ज़रूरी है। तो मैं उसको शॉर्ट में अपने बैकग्राउंड को देखते हुए, बचपने से कैसे हमारे फादर ने इनकरेज किया। और एक बड़ा यूनिक बात थी कि बचपने से हमारे फादर ने हमको कर्नल साहब बोला। अच्छा। और कभी नाम से नहीं बुलाया कर्नल। तो अब मैं सोचता हूँ, करीब 10 दिन पहले सोच के रोना आ रहा था कि क्या उनका विजन था कि वो बेस्ट स्कूल में पढ़ाना है। फेल हो गए थे इंटरमीडिएट में एक साल, तो हमको खाली ये कहा था कि हमने सुना है कि तुमने प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम नहीं दिया। तो हम रोने लगा। हमने कहा अब्बा कोई एग्ज़ाम नहीं छोड़ा, सिर्फ क्रिकेट बहुत खेला था इस साल और मैं इसको अमेंड करूँगा। तो उनका एक डायलॉग कभी नहीं भूल सकते ज़िंदगी में, बेटा तुम अगर लुक बैक करोगे तो तुम देखोगे कि जिस शहर में भी हम लोग रहे, हमने तुम्हें बेस्ट स्कूल में पढ़ाने की कोशिश किया। अब बाकी आपका है कर्नल साहब, आप देखिए हाउ यू वर्क आउट, डजंट मैटर। तो उसका नतीजा ये हुआ कि
एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फादर ने इतनी मोहब्बत से दे दी, नाराज नहीं हुए, डाटा नहीं फेल होने के ऊपर। बेशक। तो वो एक पेरेंट्स का वो करना है। आज की लाइफ का चक्कर क्या है कि बहुत बिजी हो गए हैं पेरेंट्स भी, चैलेंजिंग लाइफ है। हर हाल में अप्रिशिएट किया आपके फादर ने। वेरी और पेरेंट्स जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो उतना वक्त नहीं होता उन लोगों के पास। हमारे ज़माने में तो फैमिलीज बड़ी होती थी, तो पहले भी भाई बहन में आपस में खुश रहते थे। अभी बच्चे को अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी आपने बात की। तो दोनों मियाँ बीवी अगर शेयर करें, मदर और फादर, तो ये होगा कि बच्चे को ऑब्जर्व करें, पेरेंट टीचर्स मीटिंग ज़रूर अटेंड की जाए, वहाँ पे फीडबैक इंटरेस्ट के साथ लें। बच्चों की हॉबी में इंटरेस्ट लेना है। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल। और हॉबीज में इस तरह से इंटरेस्ट लेना है कि वो कुछ गेन करे। आप बाहर घूमने ले गए, आजकल पेरेंट्स बहुत घूमने जाते हैं, बाहर आप घूमने गए तो बच्चे से कहें रोज लिखो कहाँ कहाँ गए, तो हम फिर उसके बाद तुम्हें मार्क्स देंगे और उसमें तुम्हें जो उसका शौक है कि उसे कार खरीदने का शौक है या गुड़िया खरीदने का शौक है, तो कहो हम तुम्हें बेस्ट वाली दिलाएंगे। तो हमें पूरे हफ्ते के लिए हम लोग बाहर आए, हांगकांग घूम रहे हैं साहब आप, ऑल राइट, कहाँ गए थे वो लिखो। तो एक उसका लिखने का सेंस डेवलप करो। बहुत अच्छी बात। जनरल नॉलेज उसकी बढ़ाना है तो उसको ऐसे खिलौने, तो आजकल एक से एक ऐसी चीजें आ रही हैं कि आप उसे वर्ल्ड का मैप दे दीजिए, तोड़ फोड़ के जिक्सॉ बना, डब्बे में रखा हुआ है, आपने दे दिया उसको, अब उसे जोड़ रहा है वो। जब वो जोड़ लेता है सक्सेसफुली तो उसको रियलाइज होता है कि अमेरिका कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका कहाँ है, बेशक बेशक, पैसिफिक ओशन कहाँ है, इंडिया कहाँ है और रशिया कहाँ है। बिल्कुल। तो वो बहुत कम उम्र में बच्चे, बहुत अच्छी बात, मैप्स आप दीजिए बच्चों को, लटका दीजिए वर्ल्ड का और इसका, ताकि बच्चों को पता चले कि इक्वेटर कहाँ होता है। तो ये बच्चों में इंटरेस्ट लेने की बात है। और आप ये देखेंगे कि जब तक वो लोग हाई स्कूल क्लियर करते हैं बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि उनको कुछ इतनी मजबूत बैकग्राउंड दे दी, जब अपने दाएं बाएं वो देखते हैं उसका बड़ा असर पड़ता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन के बारे में मैं ज़्यादा नहीं वो करूँगा, इतना ही काफ़ी है कि फिर वो हाई स्कूल के बाद 11th और 12th में अपने करियर का प्लान ए और बी बनाने की सलाहियत है, जिसमें मतलब वो चाहेगा कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। 8th 9th 10th बहुत कंफ्यूजिंग पीरियड होता है, जिसमें कभी सोचता है कि अरे मैं मेडिकल में बैठूंगा, फिर उसकी मैथ्स अगर अच्छी हो, बायोलॉजी उसको बुरी लगने लगी तो वो कहेगा मैं तो जेई में बैठूंगा, है ना। और अगर उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो कहेगा नहीं मैं तो या ड्राइंग कह रहा हूँ या वो आज जी। लेकिन एक बार हाई स्कूल से निकल जाता है तो थोड़ा ठहराव हल्का सा आता है स्टूडेंट लाइफ में, वो एक पहला पड़ाव जी। और वहाँ पे फिर वो डिसाइड करता है कि उसको सब्जेक्ट्स लेने, स्पेशलाइजेशन होना है, तो वो उसको फिर वो साइंस और बायोलॉजी और उस एंगल से डिसाइड करेगा। और ये कहेगा अच्छा नहीं मुझे तो जाके फौज में अफसर बनना है, मुझे तो आईपीएस आईएएस बनना है, तो फिर वो सीएसई चूज करेगा, सिविल सर्विसेज एग्जाम के लाइन से। तो उसकी तैयारी कई चीज़ों में शुरू हो जाती है। इसी तरह अगर सर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट के बारे में, खासकर चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस ही क्यों ना हो, तो उसके बारे में जो लोग करना चाहते हैं इस तरीके से, या जो व्यूवर्स हैं, आप उनको क्या राय देना चाहेंगे? ये जैसे अभी मैंने कहा कि पेरेंट्स अगर इंटरेस्ट लेंगे जी, तो बच्चा जो स्कूल में है वो कई लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है जी। बिजनेसमैन के बच्चे भी हैं जी, जो आगे बिल्कुल क्लियर है कि हमें तो बिजनेस ही करना है जी। या हमारी छोटी सी इंडस्ट्री है तो हम अपने बाप से टेक ओवर करेंगे और उस इंडस्ट्री को हम आगे बढ़ाएंगे। हाँ। तो जब ये दोस्त होते हैं एक दूसरे के घर जाते हैं, कभी कभी इनकी विजिट्स होती है फ्रेंड्स के, अच्छा चलो अपनी फैक्ट्री दिखाओ, हो सकता है उस बच्चे के अंदर वो लगन पैदा हो। जैसे मैं कह रहा हूँ जब तक वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पहुंचेगा उसके दिमाग में कुछ फॉर्मेशन होने लगता है। बिल्कुल। अब वो कह रहा है कि मुझे तो साहब प्राइवेट सेक्टर में काम करना है जी, तो प्राइवेट सेक्टर में साहब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की सोच रहा है। बिल्कुल। वो सोच रहा है कि मैं बड़ी वर्ल्ड की जो मतलब कंपनियां हैं, बड़ी डिलॉइट है, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स है, KPMG है जी, मुझे इसके अंदर सिस्टम्स एनालिस्ट और इसके काम करना है, तो मैं इसको कैसे लर्न करूं। तो धीरे धीरे पिक्चर में आता है अपने साथ वालों के, और उसको डिसीजन लेने में ये इनपुट्स जो उसको लाइफ में मिल रही हैं हाई स्कूल तक, ये उसके
लिए मददगार साबित होती है। जॉब से रिलेटेड रही, वो बिजनेस की तरफ जरा कम लीनिंग होती है जी। और हमने भी ये देखा है कि जो बड़े अच्छे बिजनेसमैन हैं जी, इन्फोसिस को ले लीजिए, जो ये लोग सब नौकरियों ही से शुरू किया इन लोगों ने। IIT जो करके निकलते हैं, ये लोग पहले नौकरियां करते हैं अच्छे ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद वहां सीखते हैं और फिर उनके अंदर वो जज्बा होता है कि वो फिर अपना छोटा सा बिजनेस सेटअप करते हैं। ट्रू, तो वो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर होते हैं और ऐसे लोग हो जाते हैं। IIT करके 4 साल नौकरी किया और बाद में प्राइवेट सेक्टर में चले गए जी। और प्राइवेट सेक्टर में जाने के बाद वो जो एक्सपोजर मिलता है, मतलब जो नौकरी किया प्राइवेट सेक्टर में, उसके बाद जो एक्सपोजर मिला, तो कहेंगे यार मैं अपनी ये इंडस्ट्री सेटअप करूँ, मैं अपनी कंसल्टेंसी कंपनी खोलूंगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट में काम किया, नौकरी किया, अपना CA की फर्म खोल लिया। तो ये तो प्राइवेट सेक्टर का हो गया। ज़्यादातर लोग डिपेंड करता है किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात। आसानी से बिजनेस का वो नहीं होता, हर आदमी का वो मेकअप नहीं होता है, तो वो नौकरी ही की सोचता है जी। उसके ऊपर पेरेंटल इफेक्ट भी है, गाइडेंस भी अवेलेबल है। और जब वो बना चुका अपना कि मुझे तो साहब पहला चॉइस, मेरा प्लान यही है कि मैं IPS ज्वाइन करूँगा, मुझे वर्दी पहनना है, ऑल राइट। और अगर वो नहीं हुआ तो मैं डिफेंस में जाऊँगा जी। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या होना चाहिए, अगर तुम डिफेंस प्लान कर रहे हो तो IPS में बैठने के बाद नहीं प्लान कर सकते हो, बिल्कुल, क्योंकि बाई दैट टाइम 25 साल क्रॉस कर जाओगे, क्योंकि 3-3 बार बैठना पड़ता है जी सेलेक्ट। तो या तो फौज में भी साथ साथ बैठो और अगर आ जाओ तब डिसीजन लो, क्योंकि बात 25 के बाद आप फौज में नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल, IPS अफसर वगैरह के लिए ये होता है कि आप सेलेक्ट हो गए तो क्योंकि सिविल सर्विसेज एग्जाम निकाल रहे हैं जी, तो चांसेस होते। तो वो डिसीजन जो है वो 12वें क्लास खत्म होते तक जी, फिर ग्रेजुएशन उसी हिसाब से करना है जी। ऑर्डिनरी BA MA अब खत्म होता जा रहा है जी। ये करियर से जुड़ा हुआ स्पेशलिस्ट कोर्स का तरफ आपको जाना मस्ट हो गया है जी। तो ये स्टूडेंट्स को भी, ये बहुत अच्छी सर आपने बात की। लेकिन सर जैसे अभी आपने बिजनेस और जॉब की जो बात की, तो उसमें एक छोटी सी मेरी भी अपनी एक राय रहती है उसमें कि बिजनेस एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का नाम है, जॉब जस्ट फॉर एक छोटी सी एक हम अपॉर्चुनिटी समझ के कि हमने जॉब कर ली, रात 6 घंटे 8 घंटे की जॉब, आए फ्री घूम रहे हैं फिर रहे हैं। लेकिन बिजनेस के लिए क्या है, हमको पूरी तरीके से हम ही को स्टैंड करना है, हम ही को चलाना है, उसमें आगे बढ़ना है। इससे भी हमें लगता है बहुत से लोग कतराते हैं, इस वजह से भी सबकी अपनी अपनी ओपिनियन अलग अलग रहती है। वही वाली बात है, हम मेहनत कश नहीं है, आप माशाल्लाह मेहनत कश हैं। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जो इंसान की तरक्की में कहीं ना कहीं रोड़े डालता है। अगर हम बात करें सेंट्रल और सिविल सर्विसेज के डिपार्टमेंट्स के बारे में, और ख़ासकर अगर हम देखें जो स्टूडेंट्स हैं या उनकी गाइडेंस के लिए, तो उसके लिए आप क्या उनको नसीहत करना चाहेंगे या क्या बताना चाहेंगे? देखिए, गवर्नमेंट सर्विस का जो है एंट्री के 2 मेन दरवाजे होते हैं जी। एक होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की एंट्री जी, वो ग्रुप A सर्विसेज से डील करती है जी, जिसमें कि चाहे आप CSE जिसे बोलते हैं जी, IAS IPS लूजली बोल देते हैं बच्चे कि हम IAS में बैठ रहे हैं, लेकिन क्या एग्जाम का नाम होता है CSE जी, सिविल सर्विसेज एग्जाम, सिविल सर्विसेज एग्जाम। और उसके अंदर मसलन 8 लाख बच्चा फॉर्म भरता है, 800 वैकेंसी होती है एवरेज में है, तो हर बच्चा IAS में तो जाएगा नहीं, हर बच्चा तो IPS में जाएगा नहीं। तो उस 800 वैकेंसीज में से कई डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जी। उसमें आपका IAS हो गया, 150 हो जाएंगी वैकेंसी 800 में से जी, 40-45 आपकी IPS की हो जाएंगी, 10-15 आपकी IFS की, इंडियन फॉरेन सर्विस की होंगी, फिर कोई इंडियन रेलवे सर्विस में जाएगा, कोई इंडियन IRS जिसे बोलते हैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस में जाएगा, डिफेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाएगा। तो हर बंदा एग्जाम में कामयाब होने वाला CSE एग्जाम में जी, वो IAS या IPS नहीं बनता जी। तो अब उसका आपका दिल नहीं कर रहा और आप वो करें, तो UPSC का ग्रुप A सर्विसेज में कई सर्विसेज हैं। अच्छा, एक तो CSE हो गई, ठीक है, दूसरा हो गया कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, ठीक है, किसी बच्चे को नेवी में जाने का शौक है, एयरफोर्स में जाने का शौक, चॉइसेस है, आर्मी तो चॉइसेस है, तो उसका एक कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम होता है जी। तो CDS में वो बैठेगा जी, या
जी यूपीएससी के थ्रू 12वां क्लास पास करने के बाद एनडीए में बैठ जाए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। जी वो फौज के तीनों आर्म्स को देखता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। पुणे में खड़कवासला में ट्रेनिंग होती है, अच्छा 3 साल, और उसके बाद वो लोग अपने अपने स्पेशलिस्ट, उसमें फौज वाला है तो आईएमए देहरादून में आ जाएगा, एयरफोर्स वाला है तो वो एयरफोर्स एकेडमी में आ जाएगा, जी नेवी वाला है नेवल एकेडमी में चला जाएगा, और फिर उसको 1 साल के बाद वो अफसर बनता है, 1 से 1.5 साल के अंदर कमीशन मिल जाता है। जो सीडीएस है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, उसमें इसका नेवी का और आर्मी का एंट्रीज होती है। अच्छा तो उसके अंदर उसका डिसीजन है, तो वो ग्रुप ए सर्विसेज, आर्मी ऑफिसर्स भी ग्रुप ठीक ए। है। दूसरा, इसी यूपीएससी के जरिए से रिक्रूट होते हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में अच्छा। असिस्टेंट कमांडेंट्स। अच्छा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस कौन से हो गए? जी सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस। जी तो ये हैं, इनके अंदर डायरेक्ट आप असिस्टेंट कमांडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा फिर आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, या वो है गवर्नमेंट की जी कई डिप्यूटेशंस हैं, वो यूपीएससी देखता है। अच्छा अब हम आते हैं दूसरी फॉर्म एंट्री। जी। ना यूपीएससी का एक फॉर्म स्टेट लेवल पे भी होता है, जी प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, ठीक है। पीसीएस जिसे बोलते हैं आप, ठीक है ना। तो वो गवर्नमेंट लेवल पे रिक्रूटमेंट होता है, जो बाद में अगर उसमें से सेलेक्ट होते हैं जी तो फिर सेक्रेटेरिएट में अच्छी ओहदे पे काम करके फिर वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बनने लगते हैं, और सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बनते हैं। वो आईएएस बाद में उनको मिल जाता है, जी लेकिन वो स्टेट के पीसीएस से एंटर होते हैं। अच्छा यूपीएससी सेंट्रल गवर्नमेंट का है। हम आते हैं ग्रुप बी और बिलो सर्विसेज। अच्छा ग्रुप बी और सी की, वो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक जो है। एंट्री। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है। जी उसकी जो सबऑर्डिनेट लेवल के, वो स्टेट के भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। अच्छा मसलन स्टेट में भर्ती होना है, कांस्टेबल की भी भर्ती होना है, हाँ, तो स्टेट का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करेगा। अच्छा लेकिन अगर कांस्टेबल की भर्ती सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में होना है, तो वो करेगा सेंट्रल वाला स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। कांस्टेबल हो गए, सब इंस्पेक्टर्स हो जी, गए, सीआरपीएफ में भी सब जी जी इंस्पेक्टर्स होते हैं, जी बीएसएफ में भी होते हैं। और यूपी पुलिस का जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जी। वो अपने सब इंस्पेक्टर्स को, अपने उसको, टीचर्स की भर्ती। हाँ तो ये 2 तरह की एंट्रीज हैं, अच्छा और मेन जो गवर्नमेंट सर्विस की है, क्योंकि ये मेन पोर्शन अब इसका जो हमारा जनरल के बाद जी 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 आए हैं, तो जी। आपने कहा है कि स्पेसिफिक गवर्नमेंट सर्विस से रिलेटेड करें, जी तो मैंने आपको ये 2 मेन सिस्टम बताए हैं। जी एक है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जी एक है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जी और दोनों के विंग्स स्टेट्स में भी होते हैं, अच्छा एंड दोनों के अपने एग्जाम्स के लेवल हैं, जी और क्या डूएबल है, क्या हुआ है, वो बच्चा अपनी सलाहियतों से जज करेगा जी और बैठेगा उनके लिए। जी मगर कॉम्पिटिटिव एंट्रीज हैं सब आजकल। सर, एक हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हम चाहेंगे उसका भी आप बखूबी इसी तरीके से जवाब दे दें कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें, हम चाहेंगे। जी, अब देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जैसे मैंने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जी कई तरह की एंट्रीज इसके ज़रिए से होती हैं। अगर आप 3 कैटेगरीज हैं मेन, अदरवाइज उसके अंदर और सब कैटेगरीज हैं। तो पहला हो गया CGL, ओके, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ठीक, जिसके अंदर लड़का BA, BSc, BCom अच्छा। फाइनल ईयर में भी है, तो उसके कंपटीशन में बैठ सकता है जब ओके। वैकेंसीज निकले। ओके, और दूसरा, तो उसके लिए आप हमारी वो स्लाइड दिखाइएगा, जी। जो स्लाइड नंबर 1 है, 1 और 2 नंबर 1, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है कि CGL का जब वो अपीयर करेगा, जी, तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, CBI इंस्पेक्टर, मिनिस्ट्रीज में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जी, ED के अंदर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में असिस्टेंट। जी, तो इस तरह की जॉब्स उसके अंदर हैं, जो बहुत बेहतरीन जॉब्स हैं। और CGL वो कैटेगरी है जिसमें 100% अंडर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस कैटेगरी से प्रमोट होके जाते हैं। ओके, और इसके अंदर ग्रुप बी के अंदर गैस्टेड वो हैं 2 असाइनमेंट्स, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ये भी CGL का हो गया।
हम आते हैं CHSL पे। ठीक। CHSL में आप दिखाइएगा स्लाइड नंबर 5 और स्लाइड नंबर 8। ठीक है, स्लाइड नंबर 8। ठीक है। और वो है हायर सेकेंडरी वाले जो बच्चे हैं। अच्छा। वो किस किस चीज़ें के लिए बैठ सकते हैं। ओके। इसके अंदर लोअर डिवीजन क्लर्क, ओके। पोस्ट ऑफिस सॉर्टर्स, ओके। डाटा एंट्री ऑपरेटर्स। ठीक। इनकी मिनिमम सैलरी 35,000 से शुरू होती है, स्टार्टिंग सैलरी। हाँ, 35 सब मिला कर। अच्छा। स्केल के साथ जो DA मिला अच्छा। लेते हैं आप, तो 35,000 से शुरू होती है। इसी के अंदर आपके इसके अलावा जो मैंने CGL का बोला, तो जी। उसमें मैंने सैलरी लेवल नहीं बताया था जी। कि अब ये लेवल है कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और जो इनकम टैक्स है, 70,000 रुपए से सैलरी शुरू हो रही है आपने ग्रेजुएशन करके। और इनके एग्जाम्स के बारे में स्लाइड में मैंने दिया हुआ है, मैं आपको स्लाइड नंबर बता दूंगा। ठीक है। ताकि आप वो स्लाइड प्रोजेक्ट कर दीजिए, क्योंकि मेरा कैमरे के सामने इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट जितना लोग देख करके और स्क्रीनशॉट्स ले सकें। तो इनके जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जाम के क्या सिस्टम है, पैटर्न है जी, वो इन स्लाइड्स पे इनको दिख जाएगा। CGL का भी दिख जाएगा, CHSL का भी दिख जाएगा। तो उसके बाद आप आते हैं कि तीसरी कैटेगरी हाई स्कूल वाला कहाँ पे अप्लाई करें। हाँ। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में। अगर उसका पढ़ाई में नहीं दिल लगा भी दिल, तो मतलब वो मजबूरी की वजह से वो कह रहा 11वें में गया और उसके बाद कहता मुझे नौकरी चाहिए, तो ठीक है, 18 साल से लेके 28 साल तक के लिए MTS है, मल्टीपल टास्किंग स्टाफ। वेरी गुड। उसके कंपटीशन में बैठ जाओ। उसमें खाली एक ही पेपर होता है एंट्री का। 1 घंटा 1.5 घंटे में आपको जी करीब 45 क्वेश्चन आंसर करने होते हैं, या 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। तो वो 2 सेक्शंस में होता है। ठीक है। तो आप उसके अंदर आप आ जाइए। वहां पे जॉब 30,000 से शुरू हो रही है। लोअर डिवीजन क्लर्क है ना, उसके अंदर मैंने बोला CHSL 35 से शुरू हो रही है, यहाँ पे 30 से शुरू हो रही। तो गवर्नमेंट की लोएस्ट लेवल की जॉब, ये मैसेंजर्स हैं, दफ्तरी हो गए, डेट और आपके ऑफिस रनर्स हो गए, ये वो जॉब्स केटर फॉर करते हैं जी। अब इनके अलावा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंडर में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कांस्टेबल्स का होता है, कांस्टेबल GD। अच्छा। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। ठीक है। वो अलग उनका होता है। 40 से 45,000 वैकेंसी साल में निकलती कभी कभी। वेरी गुड। और वो हाई स्कूल क्वालिफाइड है। उनका भी एग्जाम इस तरह का होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं और MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 1 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन आंसर करना है आप। 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। ओके। इसमें कितने स्टूडेंट्स बैठते होंगे तकरीबन एग्जाम में, अगर देखा लाखों लोग भरते हैं फॉर्म, लेकिन और सीट्स वगैरह बहुत कम होती हैं। नहीं, सीट्स भी हजारों में होती हैं। अच्छा, हजारों। ये क्यों मैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पे स्ट्रेस कर रहा हूँ, बहुत जो बच्चे डिटेल्स में नहीं जाते हैं अपने स्टूडेंट लाइफ में, और उनको ऑप्शन नहीं दिखाई देता, मैं तो IAS में बैठूंगा। कैपेबिलिटी आपको जज करना है पहले से कि हम इसके लिए ठीक है, आप ट्राई करो। CGL के लिए IAS का जो एग्जाम है उसका पैटर्न बहुत टफ है, बहुत टफ, कंपटीशन बहुत हाई है। 0.1% सिलेक्शन रेट है। 8 लाख बच्चा फॉर्म भरेगा और 800 फाइनली सिलेक्ट होंगे। बिल्कुल सही कहा, ठीक है। और CGL वगैरह में हजारों में वैकेंसीज होती। अब की साल 19,000 वैकेंसी थी CGL में। CHSL में 9,000 वैकेंसी थी। और ये जो कांस्टेबल वगैरह की होती हैं, ये 20,000 से ऊपर ही रहती हैं आमतौर पे, क्योंकि BSF में भी जाना है, लोग रिटायर हो रहे हैं, CRPF में भी जाना है, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस में भी जाना है, तो इसमें। और जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में जाता है कांस्टेबल जी, वो स्टेट पुलिस से ज्यादा बेटर रहता है। वेरी गुड। ईमानदारी वाली नौकरी प्लस प्रमोशन। वो पक्का इंस्पेक्टर रिटायर होगा कांस्टेबल जो भर्ती हुआ। यूपी पुलिस का कांस्टेबल ये नहीं श्योर हो सकता कि मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से ऊपर जाऊं। इसी तरह से सब इंस्पेक्टर भर्ती हो जाएगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जी। SSC CPO होता है, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, उसमें सब इंस्पेक्टर्स की भी होती है। तो वो सब इंस्पेक्टर जो होगा वो असिस्टेंट कमांडेंट तक पहुंचेगा। स्टेट का सब इंस्पेक्टर जरूरी नहीं कि डिप्टी SP बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और सेंट्रल गवर्नमेंट का डिप्टी SP जो है
वो क्लास 1 होता है ग्रुप ए जी। तो मैंने ब्रीफ में ये कवर किया है और मैं आपको बता दूंगा स्लाइड्स जो हैं वो आप उस हिसाब से दिखा दीजिएगा ताकि ये इस प्रोग्राम के अंदर कि जो स्टूडेंट भी गवर्नमेंट सर्विस में इंटरेस्टेड है उसको आदत डाल लेना चाहिए 11वीं क्लास ऑनवर्ड से वो कुछ मैगजीन्स आदतन लेना शुरू कर दे। हर कॉलेज के और यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में आपको मिल जाएगी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। सनीचर को 12 रुपए की ये मिलती है, अदरवाइज आप इसकी साइट भी जाएंगे www.employmentnews.gov.in तो उसमें आपको जितनी भी उस हफ्ते सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियां रिलीज हुई हैं, चाहे वो चपरासी की हो, चाहे वो ऑफिसर की हो, चाहे वो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की हो, चाहे वो CSE की हो, चाहे वो कांस्टेबलों की हो, वो आपको इसमें तकरीबन 50 पेज की होती है, सब मिल जाएगी। मसलन जैसे इसमें एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में 25,000 वैकेंसी थी कांस्टेबल GD की सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में, ये सारी डिटेल उसकी आपको मिल जाएगी। इसके अंदर प्रोफेसर को भी डेपुटेशन पे जाना है, उसकी भी वैकेंसी मिल जाएगी। दूसरी मैगजीन जो आपको अगर नहीं भी मिले कॉलेज में, आप लोग 1 महीने पीछे की लेने लग जाइए, आधे दाम से भी कम में मिलेगी, प्रतियोगिता दर्पण। हर नौकरी के सैंपल क्वेश्चन पेपर्स इसमें आपको कोई ना कोई एग्जाम के सॉल्व मिलेंगे। तो इसलिए ये स्टूडेंट्स को बताने का था और मैंने ये दिखा दिया, तो इसको ज़रा सा लगा लीजिएगा आप उसमें अपने। और दूसरी बात ये कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने को कंपटीशन मोड में डालें, शौकिया एक हॉबी बना लें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले पेपर्स आंसर करने की, जनरल नॉलेज की, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, मैथ्स, रीजनिंग और अंग्रेजी। मज़ा आएगा करने में। अगर मज़ा आने लगा तो आपके लिए कोई कंपटीशन मुश्किल नहीं है। जो मैंने CGL के बारे में मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के कॉम्पिटिशन्स का बताया है, 6 महीने की प्रिपरेशन है, गारंटीड सिलेक्शन। बस ख़त्म हो चुका हमारा। और मैं चलते चलते ये ऐड कर दूं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की 3 कैटेगरी जो मैंने बताई कि हाई स्कूल MTS वाला बैठ सकता, MTS के एग्ज़ाम में बैठ सकता है हाई स्कूल वाला, 12th क्लास वाला CHSL में बैठ सकता है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, लोअर डिवीजन क्लर्क वगैरह, और CGL जो है वो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ग्रेजुएट्स बैठ सकते हैं। फाइनल ईयर में अगर वो आप हैं, चाहे हाई स्कूल के, इंटर के, आप तब भी फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास अब इस साल की तो वैकेंसीज ख़त्म हो गई तीनों एग्ज़ाम में। इसका एग्ज़ाम चल रहा है इस वक्त MTS का लास्ट वाला, तो अगले साल हज़ारों वैकेंसीज फिर निकलेंगी इन तीनों कैटेगरी में। जिस कैटेगरी में भी आप फॉल करते हैं और आपको इंटरेस्ट बन गया आपका इस एपिसोड के साथ, तो आप आज से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आप यकीन मानिए इतने मज़े से इसको निकालेंगे, एंजॉय करना शुरू कर दीजिए। बस इसको आप, सारी चीज़ें भरी हुई हैं यूट्यूब के ऊपर। खुद स्टाफ सिलेक्शन कमीशन .gov.in ये साइट जो है आपको सॉल्व पेपर दे देगी, ये वाला जो लास्ट एग्ज़ाम हुए हैं। 5 से 6% सिलेक्शन के चांसेस होते हैं कंपेयर टू लोग CSE में बैठते हैं, IAS वगैरह में। इसमें कम से कम 6% तो सेलेक्ट हो ही जाते हैं, तो इसलिए आपके चांसेस हाई हैं। सिर्फ 6 महीने की तैयारी लग के कर लें तो आपके 6 महीना एडवर्टाइजमेंट निकलने से पहले आप कर लीजिएगा और आप देखिए कि ना रिजल्ट अच्छा है तो कहिएगा। थैंक यू। बिल्कुल, आपने जो भी आपने जो टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप जो भी सिलेक्शन आपका था वो हम स्लाइड्स के ज़रिए टीवी पर, स्क्रीन पर दिखा देंगे। फिलहाल अब आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे क्योंकि वक्त की कमी है और भी कुछ प्रोग्राम्स लगे रहते हैं। तो नाज़रीन, आपसे सिर्फ यही कहना चाहेंगे, सिलेक्शन विथ इंट्रैक्शन, क्योंकि अगर हमें इंट्रैक्शन नहीं है और हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो वो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि चॉइसेस सर ने बता दी, एक नहीं हज़ारों चॉइसेस बता दी। मेहनत मेहनत मेहनत, लगन। अगर मेहनत नहीं है, लगन नहीं है, तो हम ये सोच के बैठ जाएं कि हज़ारों लोग एग्जाम्स दे रहे हैं, हमारा क्या, हम कैसे आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। उसमें निकल जाते हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे तो अल्लाह भी साथ देगा। फिलहाल मेजर SM जाफरी साहब को इजाज़त दें। 22 साल आर्मी में आप रहे, साथ ही साथ आज भी आप खिदमत कर रहे हैं। ये हम जैसे जवानों को सीखना चाहिए, जो ज़रा सा काम करके आते हो तकिए पर सर रख के सो जाते हैं। टू द पॉइंट, एकदम सच बोल रहे हैं। यही ज़माना चल रहा है,
दिन भर मोबाइल चल रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। घर से लेके बाहर तक आपने इतनी अच्छी बात बता दी कि बहुत सारी चीज़ें आज की डेट में फराइम हो चुकी हैं, उसके बावजूद हम एजुकेशन की तरफ ना तवज्जो दें तो ये हमारी किस्मत। फिलहाल नाज़रीन इजाज़त लेना चाहेंगे, इंशाल्लाह फिर हाजिर होते हैं पैगाम फ़ख्र वतन के इस ख़ास जो सीरीज़ हमारी चल रही है उसमें नए गेस्ट के साथ। हमें और जाफरी साहब को इजाज़त दें और दुआओं में याद रखें, आपकी सेहत के लिए भी हमेशा दुआ करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। सारे जहां से अच्छा